एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। नाइजीरिया इसका पहला कस्टमर बनने वाला है, एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है पहला। नाइजीरिया की तरफ से 4 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इस तरह की सुबुगाहट कुछ 2-3 साल पहले से ही होने लगी थी, जब नाइजीरिया के जो पायलट्स थे, जो उनके आर्मी के पायलट थे, उनको हमारी HAL की रोटरी विंग एकेडमी में ट्रेनिंग दी गई थी। उसी समय माना जा रहा था कि HAL की तरफ से अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा, पर नाइजीरिया के लिए जो सबसे सूटेबल प्रोडक्ट था वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर निकलकर सामने आया है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ केवल उन पर थोप दी गई या उनको कर्ज पे दिया गया और उनको मजबूरी में इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। असल में उनकी तरफ से कई और हेलीकॉप्टर्स चेक किए गए थे और उसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सबसे उचित उनके लिए पाया गया। नाइजीरिया की तरफ से जो हेलीकॉप्टर चेक किए गए थे वो टर्किश हेलीकॉप्टर T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि पाकिस्तान भी लेना चाहता था, जिसके लिए इंजन नहीं दिया था अमेरिका ने। वो हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया था। इसके अलावा एयरबस का टाइगर HAD भी चेक किया गया था और भारत की HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चेक किया गया था। इसमें भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बेस्ट माना गया उनके लिए और इसके एसोसिएट हथियार भी भारत उनको देगा। खास बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो एक सॉफ्ट लोन नाइजीरिया को दिया जा रहा है। उसके तहत ये हेलीकॉप्टर उनको दिए जाएंगे, जिसका कि कर्ज उनको वापस चुकाना पड़ेगा हमें। तो जहाँ चीन ने नाइजीरिया को JF-17 बेचा, वहीं भारत अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उनको बेच रहा है। अगर हम उनको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो हमसे और भी हेलीकॉप्टर्स वो खरीदेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे चीन का मार्केट भारत की तरफ से कैप्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर की। सुप्रीम लीडर वैसे तो कई जगह मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते ही रहते हैं, पर इस बार जो उन्होंने आवाज़ उठाई वो थोड़ी सी गड़बड़ थी और भारत ने उसका जवाब भी दिया है। असल में उनकी तरफ से अपने भाषण कई बार दिए जाते हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी पे हो रहे अत्याचार के बारे में वो बोलते रहते हैं, सो कॉल्ड अत्याचार। इसी तरह उन्होंने एक और भाषण दिया, उसमें कहा कि साउथ एशियन कंट्रीज में मुस्लिम कम्युनिटीज पे जो सफरिंग हो रही है उनके वो खिलाफ खड़े हैं और उनके साथ एकजुट होकर खड़े हैं। उनके द्वारा कहा गया कि गाजा में, म्यांमार में और भारत में जिस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं ये सही नहीं है और उसके खिलाफ वो खड़े हैं। यहाँ पर गाजा म्यांमार की तो बात हम नहीं कह सकते हैं, पर भारत की बात तो हम कह ही सकते हैं। भारत ने कहा कि ईरान की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से जो भी चीज़ कहा गया है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि उनके इस भाषण में गाजा और म्यांमार को उनकी मीडिया में चलाया गया, पर भारत का नाम उसमें नहीं चलाया गया, पर उनकी तरफ से ये कहा गया था, क्योंकि हमारे भारत की तरफ से ऑफिशियल बयान भी निकल कर आया है। तो आपका ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चीन की और चीनी कैमरास की, जो सर्विलांस कैमरास होते हैं। साउथ कोरिया में एक किस्सा निकलकर सामने आया है, जिसमें कि साउथ कोरिया की तरफ से अपने बॉर्डर या मिलिट्री बेस पे लगे हुए 1300 कैमरों को हटाया गया है। 1300 चीनी कैमरों को हटाया गया है। असल में साउथ कोरिया के द्वारा एक टेंडर निकाला गया, जिसमें कि एक साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से चीन में निर्मित कुछ कैमरास बेचे गए या डिलीवर किए गए। इन कैमरों में पाया गया, जब इनको लगा लिया गया और इसका एग्जामिनेशन किया गया बाद में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, तब ये पाया गया कि इन कैमरास के द्वारा एक्सटर्नली एक ऐसी रिकॉर्डिंग की जाती है जो कि वापस चीन के सर्वर तक ट्रांसमिट की जाती है और चीन को इस कैमरे के माध्यम से बहुत कुछ पता लग सकता है। हालांकि उनके इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा गया है कि 100 ऐसे कैमरास पाए गए जिनमें कि इस तरह की कैपेबिलिटी थी और हो सकता है कि और में भी होगी, इसीलिए कुछ 1300 कैमरे उसको हटाए गए। उनका ये भी कहना था कि इन कैमरास के माध्यम से कोई भी डेटा अभी तक लीक नहीं हुआ है, यानी कि इस खूबी का इस्तेमाल अभी तक चीन की तरफ से नहीं किया गया था। हो सकता है ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो फीडबैक करने वाली कैपेबिलिटी है, वीडियो चीन के सर्वर तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी है, ये तब वो लोग एक्टिवेट करते जब उनकी आवश्यकता पड़ती या कोई युद्ध का सिनारियो होता नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी डेटा लीक अभी नहीं हुआ है और एहतियातन इन कैमरों को हटा दिया गया है। ये कैमरे की कंपनी कौन सी थी ये नहीं बताया गया है, पर कोरियन कंपनी पे कार्रवाई की जा रही है। हमें जानते हैं कि इस तरह की चीज़ों में हाइकविजन और दहाउ करके कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और 2019 में ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी इनको बैन कर दिया गया है। यूके में भी हाइकविजन को बैन किया गया है। भारत में भी हाइकविजन के जो कैमरास हैं वो मिलिट्री के द्वारा ना लेने की हिदायत दी जाती है। ब्लैंकेट बैन अभी किसी भी चाइनीज़ कंपनी पे भारत के अंदर नहीं लगा हुआ है। अगर हम चाइनीज़ कंपनी में बैन लगा देंगे तो हमारे वहाँ तो
कैमरा ही बिकना बंद हो जाएंगे। तो भारत को पहले कैपेबिलिटी अपनी बनानी पड़ेगी, तब जाके चीनी कैमरों पे बैन तो जरूर लगाना पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं नागालैंड में एक किस्सा हुआ था 2021 में, जिसमें कि 13 सिविलियन की मृत्यु हो गई थी और ये चीज हमारे 30 स्पेशल फोर्सेस के लोगों के द्वारा किया गया था। एक खबर आई थी जिसमें कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा घात लगा के एक अटैक किया गया, जिसमें कि बाद में ये पाया गया कि सिविलियन की मृत्यु हो गई है। असल में ये जो घात लगाया गया था वो आतंकवादियों के लिए लगाया गया था और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से सिविलियन मारे गए। तो नागालैंड की गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी 30 आर्मी पर्सनल के खिलाफ, पर अब जाके आसफा एक्ट के सेक्शन 6 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया है कि जो आसफा कानून है इसके तहत किसी भी तरह की गलती या किसी भी तरह की इस तरह की जो मृत्यु है, किसी कार्रवाई में होने वाली मृत्यु है, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और किसी को भी इसके लिए सजा नहीं सुनाई जा सकती। इसका मतलब 30 जो लोग थे हमारे जिनसे गलती से सिविलियन की मृत्यु हो गई थी, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह की जितनी भी FIR की जा रही हैं उन सभी को निरस्त किया जाएगा और आगे चल के इसमें कोई सुनवाई होने वाली नहीं और क्लीन चिट दे दी गई है। तो आसपा कानून की वजह से हमारे जो 30 कमांडोज पे जिन पर कार्रवाई हो सकती थी वो अब नहीं हो रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि हम आर्मी को इंटरनली किसी भी कार्रवाई करने के लिए नहीं बाध्य कर सकते हैं। आर्मी अगर चाहती है तो अपने वहाँ इंटरनल कोई इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्मी को नहीं दिया गया है। तो आपका इस मैटर पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नाग MK2 की, जिसके लिए L&T को चुना गया है और L&T इसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर दोनों ही है। DRDO की तरफ से ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। DRDO की तरफ से नाग MK1 के लिए भी L&T को चुना गया था, पर वो केवल डिजाइन के लिए चुना गया था और उसी का फायदा उठाते हुए अब L&T को MK2 के लिए भी चुना गया है, जैसे कि उस समय का जो एक्सपीरियंस है L&T का वो काम आएगा और एक बेहतर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप की जा सकेगी, जिसको कि नाग MK2 का नाम दिया गया है। ये जो मिसाइल होने वाली है वो काफ़ी लाइट वेटेड होने वाली है पुरानी से, इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस्ड होगा और इसकी जो रेंज है वो भी बढ़ा दी जाएगी। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हेलेना मिसाइल की हैं, वो भी अडॉप्ट की जाएंगी। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी जैसे कि जेट वैन कंट्रोल, जिससे कि प्रिसीजन बढ़ जाता है, किसी भी मिसाइल का मनोवर करने की क्षमता बढ़ जाती है किसी मिसाइल की, तो उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, उस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, फिर बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।